लास्ट लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने गति के समीकरण निकाले थे कि भाई केंद्रीय बल के अंदर जो गति के समीकरण होते हैं वो किस प्रकार दिए जाते हैं। और अपन ने दो तरीके के त्वरण की बात की थी वहाँ पे, ठीक है। दो तरीके के त्वरण आ रहे थे अपने पास में। एक तो कौन सा आया था, टेंजेंशियल, ठीक है, जिसको दिगंशी बोला जाता है। और एक कौन सा था, त्रिज्यक, ठीक है। एक कौन सा था अपने पास में, त्रिज्यक। और वो जो त्रिज्यक था वो कौन सा था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रेडियल एक्सेलरेशन। और मैंने आपको इनका बेसिक इंटरप्रिटेशन भी बताया था, ठीक है। इनका मैंने तुम्हें बेसिक मीनिंग भी बताया था। एक मिनट, क्या बताया था, इनका बेसिक मीनिंग भी बताया था आपको कि भाई अपने पास में जो त्रिज्यक जो त्वरण होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, वो तो अपने को क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन आएगा तो F बराबर होता है ma। F इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास में, ma होता है। तो अगर F इक्वल्स टू ma आ रहा है, ठीक है, F इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ma आ रहा है अपने पास में, तो क्या कर सकते हैं अपन, मतलब जो एक्सेलरेशन जो अपने पास में आ रहा है, त्वरण जो आ रहा है, उससे एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। तो जो AR आ रहा था अपने पास में, उस AR से सेंट्रल फोर्स डेवलप हो रहा था FR। ये अपन कैलकुलेट कर चुके थे। बिसाइड देन दैट अपन ने ए थीटा के बारे में बात किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि अपने पास में जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्रीय बल, उस लाइन पर निर्भर करते हैं। जो एक फिक्स बिंदु से और जो पार्टिकल के बीच में जो लाइन बन रही होती है ना, उस पर निर्भर करेगा। तो वही तो मैंने चीज़ बताई थी। तो अपने पास में जो सेंट्रल फोर्स था वो उसी पर तो निर्भर कर रहा है, AR, ठीक है। तो उस AR से जो सेंट्रल फोर्स हो रहा है उसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी। अब यहाँ पर अगला टॉपिक जो आता है वो आएगा अपने पास में क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्स। अब आपको पता है कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जो एनर्जी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, संरक्षित होती है, कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सेंट्रल फोर्सेस में लग रही हो, ठीक है, लीनियर फोर्सेस होंगे, रेखीय बल होंगे, कैसा भी बल हो अपने पास में, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, संरक्षित होती है। मतलब आपने डेफिनेशन से भी जानते हो कि भाई ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ठीक है, ना उसे खत्म किया जा सकता है। हाँ, उसका एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है एनर्जी, बट इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड, या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये आप पढ़ के आ रहे हो कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, उसका रूपांतरण जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो केंद्रीय बल जो है अपने पास में, ये जो केंद्रीय बल हैं, इन केंद्रीय बल में भी अपने पास में जो ऊर्जा रहेगी वो कैसी रहेगी, संरक्षित रहेगी। ये क्वांटिटी अपने पास में कैसी आएगी, संरक्षित आएगी, ठीक है। इसी के बारे में अपने को क्या करना है, इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। अब ये सब डिटेल स्टडी करने से पहले ना मैं एक आधी आपको छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो पूछ ली जाती हैं, उनके बारे में पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। और उनमें जो पहली डेफिनेशन आती है वो आती है आपके पास में कौन सी, एक मिनट, पहली डेफिनेशन आएगी जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कैसा होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था, वो कैसा होता है, संरक्षित होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अपन इसको जो अपन ने गति के समीकरण जो निकाले उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, उससे भी प्रूफ किया जा सकता है कि जो अपने पास में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कैसा होगा, संरक्षित होगा। उसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यही है अपने पास में पहली हेडिंग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पूछ लेता है, ठीक है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, तो ये पूछ लिया जाता है। तो इसको अगर अपन डिस्कस करते हैं अभी कि भाई किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, किस नियम के अनुसार गति के जो समीकरण निकाले थे उनका यूज में उपयोग में लेते हुए इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित बता सकते हैं कोणीय संवेग को, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो अपने पास में ना दो इक्वेशन आ रही थी, ठीक है। गति के समीकरण के अनुसार, देखो अब यहां पर सारी बात किसकी की जा रही है, सेंट्रल फोर्सेस की बात की जाएगी, ठीक है। सारी की सारी अपने पास में बात किसकी जाएगी, सेंट्रल फोर्सेस की, मतलब केंद्रीय बल के बारे में ही पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पर बार बार ये लिखना कि भाई केंद्रीय बल के अंतर्गत गति के समीकरण, अब वो सेंस नहीं रहता, अपन पढ़ ही वही रहे, ठीक है। तो गति के समीकरण अपने पास में कौन कौन से आए थे, एक तो ये आया था
कि जो एफ आर था इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास में m, और यहाँ पर कितना आया था d2r ओवर dt स्क्वायर, d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस के r d थीटा ओवर dt इसका होल स्क्वायर, यही आ रहा था अपने पास में। और जो दूसरा समीकरण आया था वो कितना आया था m, मेरे हिसाब से d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 dr बाई dt और d थीटा बाई dt इक्वल्स टू 0। मैंने शायद यही प्रूफ करवाए थे, ठीक है। तो ये अपने पास में दो समीकरण आए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आर स्क्वायर भी तो आ रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर भी तो आएगा। आर स्क्वायर था क्या उधर? था शायद मेरे हिसाब से। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो अच्छा आर स्क्वायर नहीं है, आर है, तभी जो स्क्वायर की टर्म नहीं थी ना, मेरे हिसाब से यही आ रहा था आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी आर डी टी, ठीक है। और ये अपने पास में कितना आ रहा था 0। तो ये अपन प्रूफ कर चुके थे, इसको अपन ने क्या किया था, प्रूफ कर लिया था। अब इसको कंजर्वेटिव करना है अपने को, क्या, एंगुलर मोमेंटम को। किसको कंजर्वेटिव करना है? एंगुलर मोमेंटम को। तो एक काम करो, ये जो समीकरण 1 और 2 लिख दो इसको, ये जो समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण आपका कौन सा हो गया? दूसरा। समीकरण 2 से निकालते हैं, ये दूसरे निकलेगा, देखो कैसे। समीकरण 2 को r से गुणा करने पर, r से गुणा करने पर अगर r से गुणा करूंगा तो देखो ये कितना हो जाएगा m r स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा d2 थीटा ओवर dt। अच्छा वो r स्क्वायर ये था, मैं यहीं कंफ्यूज हो गया था। और ये कितना आ जाएगा 2r dr बाई dt, और ये कितना आ जाएगा d थीटा बाई dt, और ये बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आगे चलें, ये अपन ने कर दिया, r से गुणा कर दिया इसको। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, इसको छोड़ो अभी। सिंस अगर मैं डी बाई डी टी करूँ, किसका करूँ? एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का। एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का अगर मैं इसका क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो देखो ये कितना आएगा, m तो बाहर आ जाएगा आपका, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, ये आर स्क्वायर का करोगे तो पहले आर स्क्वायर का किया तो ये कितना आ जाएगा 2r डी थीटा बाई डी टी और डी आर बाई डी टी, यही आएगा। आर का भी तो होगा, ठीक है। आर स्क्वायर का किया 2r डी आर बाई डी टी और ये साथ में डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और आर स्क्वायर को छोड़ा तो ये कितना हो जाएगा d2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। टेढ़ा जा रहा है क्या? चलो सीधा करते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे सामने से देखने पे पता लगता है, साइड से नहीं पता लगता। तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, m को छोड़ा, यहाँ पर आर स्क्वायर का करेंगे तो ये तो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी, और ये कितना आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, प्लस आर स्क्वायर को छोड़ा तो ये कितना हो जाएगा d2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ये समीकरण 3, और ये समीकरण कौन सा हो गया? चौथा। तीसरे और चौथे समीकरण से देखो आप, तीसरे और चौथे समीकरण से देखो क्या पता लग रहा है कि देखो ये जो टर्म है वो यही तो है, ये टर्म जो है ये रखी हुई, तो इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, इस टर्म को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर साइड में करता हूँ, देखो इस टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरी टर्म आ रही है ये वाली, इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा 0, यही आएगा अपने पास में 0, ठीक है। इसका मतलब ये अपने पास में कौन सा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 या समीकरण 5 आ गया। अतः अपन ये भी जानते हैं कि जो डी एल बाई डी टी होता है, डी एल वेक्टर बाई डी टी, ये भी तो कितना होगा 0 ही होता है, समीकरण 6, ये भी तो 0 ही आता है,
तो तुलना करने पर समीकरण 6 को 5 से तुलना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? ठीक है, तुलना करने का मतलब होता है कंपैरिजन करना। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करने पर अपने पास में ये कितना आएगा, देखो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, mr² डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोणीय संवेग की वैल्यू ये आएगी। और देखो हकीकत में आनी भी चाहिए थी, मैं इसको इसके बिना भी प्रूफ कर सकता हूँ। देखो कैसे है, क्या अगला पेज अपने पास में यार, या ऊपर करवा दो। देखो इधर समझना कैसे, एक छोटा सा फोल्डर बनाते हैं अपन इधर, समझना इस चीज़ को। देखो एल जो होता है वो आपका क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, ये तो जानते हो। तो इसको मैं आर डॉट एम भी लिख सकता हूँ, आर डॉट एम भी हो सकता है ये। ठीक है, अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल फोर्सेस में आर और वी के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा आर एम वी, ये एम को छोड़ा, वी इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा। वी की वैल्यू कितनी होगी, आर ओमेगा होगी। ठीक है, आर ओमेगा। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 डिग्री आएगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये कितना हो गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा को क्या लिखते हो, डी थीटा बाई डी टी। हकीकत में ओमेगा कितना होता है, डी थीटा बाई डी टी तो होता है। ओमेगा अपने पास में क्या होता है, ये होता है आपका कोणीय त्वरण। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाता है, कोणीय त्वरण। और जो ये थीटा होता है ये क्या होता है, कोणीय विस्थापन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो त्वरण जो होता है अपने पास में, सॉरी ये कोणीय नहीं, ये जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा सॉरी मैं थोड़ा सा रॉन्ग बता गया। ये जो थीटा होता है ना, ये तो होता है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये ओमेगा होता है ये कोणीय वेग होता है। क्या कहलाता है, ये कोणीय वेग। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अपने पास में जो ओमेगा आ रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी। और ये मतलब कोणीय वेग हो गया। और ये अपने पास में क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो एक बार बताओ वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt तो होता है। अगर v को तुम लिखोगे dx बाई dt तो होता है, तो फिर ओमेगा कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। अगर एंगुलर की बात करोगे तो यहां से भी कंपेयर करके देखो, यही रिजल्ट निकाला है अपन ने नीचे भी। कैसे निकाल लो, इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, कहीं से पकड़ लो, खिंचना क्या है, कान ही है, वैल्यू वही आनी है। समझ गए। तो अपने पास में एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, ये देखो ये रहा, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है अपने पास में, संरक्षित रहता है। तो अब मैंने इसके 3-4 तरीके बता दिए एंगुलर मोमेंटम संरक्षित के। पहला तो वो प्लेन बताया था। ठीक है, प्लेन अगर अपने पास में कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। वहां से मैंने टॉर्क जो अपने पास में था, बलागुण से भी प्रूफ करा दिया था। टाउ की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। भाई सेंट्रल फोर्सेस के लिए आर क्रॉस एफ कितना होगा, 0 होगा। और आर क्रॉस एफ ही 0 हो गया था, टाउ डीएल बाई डी टी। वहां से भी प्रूफ किया था अपन ने इसको। और अब यहां से भी प्रूफ कर लिया कि भाई डीएल बाई डी टी क्या आएगा अपने पास में, कुछ ना कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी बनी रहेगी। अब ये जो एल है अपने पास में, यहां पर कोणीय संवेग में कितनी वैल्यू देता है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये अपने पास में क्या होगा, कोणीय संवेग। ठीक है, ये अपने पास में आएगा। और ये कैसा रहेगा अपने पास में, नियत बना रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि अपन ये प्रूफ कर चुके हैं ना कि ये कैसा रहेगा, नियत बना रहेगा। आगे बढ़े तो आप उतार लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप वो भी उतारना चाहते तो वो भी उतार सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। वो मैंने छोटा सा बस रफली करवा दिया आपको। तो मैंने कहा था ना गति के समीकरण, और देखो दोनों सही आ रहे हैं। ये गति का समीकरण कैसे हमें बताएंगे कि भाई ये सही है, चीजें वही प्रूफ हो रही हैं। ये गति के समीकरण सेंट्रल फोर्सेस के लिए कैसे सही बताएंगे, चीजें वही प्रूफ हो रही हैं बेटा।
ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक होता है आपका कंप्लीट, यहाँ पर ख़त्म। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ से वहाँ चला जाएगा, तो इसको उतार लेना। अब अगला टॉपिक आता है अपने पास में, ये तो ब्लैंक पेज है, ये रहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग पार्टिकल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग पार्टिकल, देखो अभी अभी निकाला था अपन ने कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है अपने पास में रोटेटिंग पार्टिकल का, वो कितना आता है, वो कितना आता है अपने पास में, अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था ना, वो कितना आ रहा था अपने पास में, एंगुलर मोमेंटम जो अपने पास में था कितना आया था, J इज इक्वल मतलब L इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, यही तो अभी अभी भी कैलकुलेट किया है अपन ने, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर अपने पास में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसको मैं एक चित्र के द्वारा तुम्हें बताता हूँ कि जैसे कोई भी अपने पास में ये एक पार्टिकल है और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से कर देता हूँ अब यार, इसमें एलिप्स नहीं, ये रहा, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। और इस सेंटर से अपने पास में ये डिस्टेंस मैंने मान लिया r है, एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स के अंदर तो रेडियस चेंज होता रहेगा, तो इसको r प्लस डी आर कर दिया मैंने, और ये r कर दिया, ठीक है। और ये एंगल है आपका डी थीटा, ठीक है। ये अपने पास में डी आर चेंज हुआ, मतलब डी थीटा एंगल से डी आर चेंज हुआ, कितने समय में, डी टी समय में, ये है सीधी सीधी की बात कहने की, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा क्या है वो कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगी, ये जो एरिया आएगा ना, इस एरिया की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एक काम करते हैं, इससे फिल कर देते हैं, ये जो एरिया आ रहा है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत होगी आगे, तो इसलिए मैंने इसको फिलिंग कर दी। कैपलर्स का नियम प्रूफ होगा यहाँ पे, देखना आप, ये इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अब इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देखना, अपन ने अभी लास्ट क्लास में तो क्या, अभी लास्ट टॉपिक में अपन ने ये प्रूफ किया था कि L इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो कोणीय वेग, ये संवेग है, संवेग है, ध्यान रखना, ठीक है। कोणीय संवेग की परिभाषा से जो अपने पास में L आ रहा था, वो कितना आ रहा था, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एम आर स्क्वायर कितना आया था अपने पास में, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, डी थीटा बाई डी टी, यही आ रहा था अपने पास में। अब एक बार बताओ, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ, तो डी एल बाई डी टी कर दिया मैंने इधर, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा ना, वो डी टी टाइम लगा, और ये जो एंगल है ये कितना है, डी थीटा, ये एंगल कितना है अपने पास में, डी थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ बना लो अलग से, ये एंगल कितना हो गया अपने पास में, डी थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखना एक बार, डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, इसका मतलब डी बाई डी टी, अब इसकी वैल्यू तो जीरो होती है, प्रूफ कराई थी, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, जीरो, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखो ये अपने पास में मैंने क्या किया, 1/2m से गुणा करने पर दोनों साइड,
गुणा करने पर, मैंने दोनों साइड 1/2m से गुणा कर दिया। मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ मैं आपको। ये भी d/dt कितना हो जाएगा, ये तो 1/2m आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये m r² d θ/dt, और यहाँ पे तो गुणा करूँगा तो 0 रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं अपन। ये कितना आएगा देखो, अपने पास में m से m कैंसिल हो जाएगा, ये d/dt, ये कितना आ गया, हाफ r² d θ/dt, यही आएगा अपने पास में, हाफ r² d θ/dt, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। इसका मतलब ये अपने पास में कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा। ये अपने पास में कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से अपने को एक चीज़ पता लग रही है कि जो हाफ r² आ रहा है ना d θ/dt, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसको मैंने समीकरण दे दिया, कौन सा, दूसरा, जो भी आ रहा है, ठीक है, समीकरण दूसरा आ गया। अच्छा, इसका एरिया निकालना है एक बार, इसका एरिया, इसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ, इसको पॉइंट दे दो AOB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो मैं इसको A से डिनोट कर देता हूँ। अब ये एक तरीके से एक बार बताओ, ये बहुत छोटे चेंजेस हैं, ये चेंजेस बहुत छोटे हैं, तो ये जो अपने पास में एरिया बनेगा ना, लगभग त्रिभुज जैसा दिखाई देगा, इसलिए मैंने ट्रायंगल बनाया। तो ट्रायंगल का जो अपने पास में होगा, ये कितना हो जाएगा, हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस अपन ने मान ली R, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये जो अपने पास में लेंथ होगी ना DL, ये वाली DL कितनी आनी चाहिए, R d θ। एक काम करो, इसको dr मत रखो, क्योंकि dr की अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ना, R ही रहने दो इसको, ठीक है। तो इसकी हाइट तो कितनी रहेगी R, और इसकी जो लेंथ होगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, R d θ, यही होगी ना। ये कितना हो जाएगा देखो, हाफ r² d θ, ये आया A, ठीक है। t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अगर मैं t के सापेक्ष में अवकलन कर देता हूं तो देखो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा dA/dt, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/dt ऑफ 1/2 r², या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, ये कितना आएगा, हाँ 1/2 r², और ये कितना हो जाएगा, d θ/, अच्छा d θ ही रहेगा खाली, ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है। ये अपने पास में आ रहा है मेन चीज़, तो ये अपन ने भाई एरिया निकाला, एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ r² d θ। अब अपने पास में ये आ गया dA/dt, ठीक है। अब dA/dt क्या है भाई, अपने पास में जो dA/dt आ रहा है, ये कितना आ रहा है अपने पास में, ये dA/dt की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ r² d θ/dt। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो r है ये तो आपका कांस्टेंट बना रहेगा, थीटा चेंज हो रहा है, r आपका सेम है, r पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थीटा चेंज हो रहा है, तो फिर ये अपने पास में कितना आ जाएगा, dA/dt हाफ r², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d θ/dt, क्योंकि r तो फिक्स है, मैंने बोला ना r में कोई चेंज ले ही नहीं रहा हूँ मैंने, इसलिए वो हटा दिया, वहाँ से चेंज भी हटा दिया था मैंने r+dr कर दिया था ना उसको, r में कोई चेंज नहीं ले रहे अपन चेंज ले रहे हैं किसके अंदर, सिर्फ इस थीटा के अंदर, ये थीटा चेंज हो रहा है। तो एक बार बताओ, ये dA/dt किसकी वैल्यू आ रही है, हाफ r² d θ/dt के इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं देखो। तो इसका मतलब ये समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से, अच्छा यहाँ जगह नहीं है क्या, चलो मैं यहाँ पे कहीं पे करता हूँ, देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अपने पास में कितना हो जाएगा देखो, dA/dt क्या आना चाहिए,
कांस्टेंट, डी ए बाई डी टी क्या आना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ये भी अपने पास में डी ए बाई डी टी भी क्या रहना चाहिए कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका पार्टिकल किसी डी टी समय में, किसी डी टी समय में कुछ एरिया स्वाइप करता है, ये वाला ये एरिया स्वाइप करता है, ये डी टी समय में इतना एरिया इसने ले लिया, इतना एरिया, ठीक है, तो वो टी के सापेक्ष में हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ का जो एरिया होगा, ये कैप्लर्स का नियम होता है, ठीक है, कैप्लर्स का नियम होता है कि जो अपने पास में कोई भी कण अगर सेंट्रल फोर्स के अंदर चल रहा है तो उस मूल बिंदु से dt समय में उसने जितना एरिया लिया होगा, ये जितना एरिया लिया होगा वो समय के सापेक्ष में कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब आप dt चाहे आगे ले लो, तो मतलब ये जो एरिया होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये एरिया, एक ये वाला एरिया, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे समय लग गया dt, यहाँ से यहाँ तक आने में भी dt लगा, तो ये जो एरिया होगा इसका dA बाई dt और इसका dA बाई dt ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। एरिया जो आपका स्वाइप होगा, यहाँ पर जो एरिया होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये कैसा रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और किसी के रिस्पेक्ट में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसीलिए अपन ने यहाँ से एक फॉर्मूला भी आगे मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा कि जो आपका जो एरिया जो होता है ना, वो जो आर, भाई एरिया इस आर से बन रहा है, तो ये जो आर स्क्वायर होता है ना, ये टी क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है। ये कैप्लर्स का तृतीय नियम होता है, ये यहीं से प्रूफ करेंगे अपन, आगे प्रूफ करवाऊंगा मैं इस चीज़ को, ठीक है, तो ये भी अपन प्रूफ करेंगे इधर आगे। तो ध्यान रखना ये कैप्लर्स का कौन सा नियम होता है, ये कैप्लर्स का द्वितीय नियम है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कैप्लर्स का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है। कैप्लर्स, अरे कैप्लर्स, ठीक है, कैप्लर्स द्वितीय नियम, ध्यान रखना कैप्लर्स का कौन सा नियम है, ये द्वितीय नियम है अपने पास में। तो ये अपने पास में ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़े अब आता है आपका मेन टॉपिक कि भाई ऊर्जा कैसी रहती है, आपकी ऊर्जा जो होती है वो कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। यही होता है ना अपने पास में, ऊर्जा जो क्वांटिटी है वो कैसी रहेगी अपने पास में, संरक्षित रहेगी। अब उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, इट इज द क्लियर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम मोटर कंफर्म्स दैट द फील्ड वेलोसिटी रिमेन, कैप्लर्स का सेकंड लॉ, इसको लिख लेना। ये जो अपन ने प्रूफ किया ना अभी प्रीवियस लेक्चर में, वही है, उसका मैंने सार बताया आपका। ये कैप्लर्स का गति का अपने पास में कैप्लर्स का कौन सा नियम आता है, सेकंड लॉ होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कैप्लर्स लॉ ऑल द प्लैनेट मूव इन द कांस्टेंट। ये मैं आगे और पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी जो अपन ने प्रूफ किया ना डी ए बाई डी टी बराबर कॉन्स्टेंट, वो इसी के लिए प्रूफ किया था, तो रिमेंबर दैट। तो डी ए बाई डी टी किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा साइड कर देते हैं ये लोग। तो डी ए बाई डी टी किसके लिए आ रहा है, इस चीज़ के लिए आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको लिख लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, अगला टॉपिक अपना है ये रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस के अंदर अपने पास में जो लॉ है एनर्जी का, कंजर्वेशन का, वो कैसा रहता है, कहने का मतलब है ऊर्जा कैसी रहती है आपकी, संरक्षित रहेगी, और वो तो ऑब्वियस ही बात है, संरक्षित रहेगी, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैल्यू धन आदि केंद्रीय बल के उदाहरण ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसीलिए हाँ, एक चीज और, ये अपने पास में कैसे बल होते हैं, संरक्षित बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, संरक्षित बल होते हैं। और संरक्षित बल का जो कर्ल होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, कर्ल जो होता है वो ऑलवेज क्या आता है, जीरो। कर्ल एफ कितना रहेगा, जीरो रहेगा, केंद्रीय बल के रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी का मतलब संरक्षित बोला जाता है, ठीक है, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, ठीक है। तो ये रूढ़िवादी का मतलब यहाँ पे संरक्षित बल है, यहाँ पर कोई भी ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और यदि कोई कण केंद्रीय बल के तहत गति में है तो कण की संभावित ऊर्जा UR में दी जा सकती है। कैसे, कैसे दोगे, देखो मैं बताता हूं कैसे दोगे। F बराबर कितना होता है, F बराबर माइनस के डेल U
ठीक है, ये दिलीप सर आपको पढ़ा रहे होंगे, वहाँ से अपने को पता लग जाएगा। एफ बराबर कितना होता है, माइनस के डेल यू, तो जो एफ आर होगा तो वो कितना आ जाएगा, माइनस के डेल यू आर ओवर डेल आर, या डी से कर लो रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये माइनस के डी यू आर ओवर कितना आ जाएगा, डी आर, यही है। ये अपन ने निकाला था, अभी कैलकुलेट किया था। एफ कितना आया था, एम, यहाँ पर कितना आ रहा था, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा ओवर डी टी इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना बराबर होना चाहिए अपने पास में, माइनस के डी यू आर ओवर डी टी स्क्वायर, सॉरी डी आर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गति के समीकरण के अनुसार, गति के समीकरण के अनुसार। तो ये अपने पास में वैल्यू आएगी, एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के डेल यू आर ओवर। अब इसको अगर अपन आगे सॉल्व करें तो देखो, इसको m को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये m, ये कितना आ जाएगा, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये माइनस के एम आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, और माइनस के ये कितना आ जाएगा, डी यू आर, इसको u से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो आपके ऊपर है, कैसे लिख लो। ठीक है, क्योंकि u हमेशा फंक्शन r का ही रहेगा, ये अपन जानते हैं। ये अपन ने लिख लिया। अब अगले पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको। देख, अगले पेज पे अपने पास में अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि m, और साथ में क्या आ रहा था, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस m, यहाँ पर कितना था, r डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, यही आ रहा था। और ये कितना आया अपने पास में, माइनस के डी यू ओवर डी आर, यही वैल्यू आई थी। अब सिंस जो अपने पास में डी थीटा बाई डी टी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो, सिंस जो L होता है, L कितना होता है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L ओवर एम आर स्क्वायर, यही होगा। इस वैल्यू को यहाँ रख दो, ये कितना हो जाएगा, एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के एम आर, ये कितना आ जाएगा, L स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी यू ओवर डी आर, यही होगा। ये हो जाएगा एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक m से ये m कैंसिल हो गया, एक r से ये r कैंसिल हो गया, L स्क्वायर बाई एम आर माइनस के डी यू ओवर डी आर, सही तो है ना। अच्छा, r की पावर 4 है यहाँ पे, तभी मैं सोचूं ये r की पावर 4 होगा ना, ये r की पावर 4 है, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ रही है, एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर आ गया अपने पास में, और ये कितना आ रहा है अपने पास है, माइनस के डी यू ओवर डी आर, और यहाँ पर वैल्यू आ गई ये एम आर क्यूब। अब एक बात बताओ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, देखना समझना, ये कितना हो जाएगा, एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस के डी यू ओवर डी आर, प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब, यही वैल्यू आएगी। सिंस अगर मैं डी बाई डी टी करूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। एक काम करो, ये डी बाई डी टी ना, ये डी बाई डी आर करूँ, किसका, 1 अपॉन में आर स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस के डी, 2 तो ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा अपने पास में आर क्यूब, इसको रिप्लेस कर देते हैं अपन, तो 1 अपॉन में आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 अपॉन में आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में 2, ये डी ओवर डी आर 1 ओवर आर स्क्वायर, इसमें से इधर इसको यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास में अब जो इक्वेशन होगी
अपने पास में ये एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये माइनस के डी यू ओवर डी आर, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई एम, और ये माइनस के 1/2 डी ओवर डी आर, और ये कितना आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के डी बाई डी आर को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ऑपरेटर है ना, u प्लस कितना हो जाएगा ये एल स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है कि भाई एम डी टू ओवर आर डी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, माइनस के डी बाई डी आर को कॉमन ले लिया, ये अपने पास में आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, डी आर बाई डी टी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैं कुछ बना रहा हूँ, इक्वेशन फॉर्म बनेगी, देखना अभी भाई। देखो इसमें इसी तरीके से करना है, तोड़ना मोड़ना इस तरीके से इसको क्या करना है, करते चलना है, ठीक है। उपरोक्त समीकरण को डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई करने पर, या ऐसे ही लिख दो सीधा, डी आर बाई डी टी से गुणा करने पर, तो डी आर बाई डी टी से गुणा कर देता हूं मैं, तो अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वहां पर तो आ रहा था m, ये डी आर बाई डी टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, और कितना आ रहा है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये कितना आ रहा था माइनस के डी ओवर डी आर, इसको डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर कितना है u प्लस एल स्क्वायर ओवर 2m आर क्यूब, यही था क्या, देखो ये रहा 2m आर क्यूब, ठीक है। देखो डी आर से डी आर कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये कितना बचा अपने पास में, माइनस के डी ओवर डी टी, यू प्लस एल स्क्वायर ओवर 2m आर क्यूब, यही वैल्यू बचेगी अपने पास में। यहाँ देखो ये आ रहा है m डी आर बाई डी टी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, यही वैल्यू आ रही है अपने पास में। अब इसको भी थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हैं अपन, इसको भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, कैसे, एक बार बताओ। एक काम करना, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करो कितना आएगा, देखो ये तो हाफ एम तो ऐसे ही छोड़ दिया अपन ने, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2 डी आर बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, 2 डी टी आर ओवर कितना आ जाएगा, ये डी टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, देखो ये अपने पास में ये रखी हुई एम डी आर बाई डी टी डी टू आर ओवर, तो इसको ये भी रख सकते हैं अपन, तो इसको इधर रखने पर अपने पास में देखो कितना आ जाएगा डी बाई डी टी, अपने पास में ये हाफ एम डी आर बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा माइनस के डी बाई डी टी यू प्लस एल स्क्वायर ओवर 2m आर क्यूब, यही आएगा अपने पास में। आगे देखो इधर ही देखो, देखो तुलना करने पर, अगर मैं इसको तुलना करूं, तुलना करने पर अपने पास में देखो ये कितना आ जाएगा हाफ एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है ना, हाफ एम डी टू आर ओवर सॉरी डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा माइनस के u माइनस के एल स्क्वायर ओवर माइनस के टू एम आर क्यूब, इनको यहाँ पे ले आओ, ये कितना आ जाएगा हाफ एम डी आर बाई डी टी इसका होल स्क्वायर प्लस u प्लस एल स्क्वायर ओवर 2m आर क्यूब, और ये बराबर कितना आ रहा है 0, ये इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में 0। तो देखो अपने पास में ये 3 टर्म आ रही हैं, ये जो आपकी पहली टर्म है, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है, देखो गतिज ऊर्जा ऐसी लिखी जाती है, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होता है, v कितना होगा डी आर बाई डी टी। ये तो दूसरी टर्म आ रही है, ये स्थितिज ऊर्जा है,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जो ये तीसरी आ रही है ना अपने पास में बेटा, ये अपने पास में बोला जाता है इसको घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस ही बात है, घूम रहा है ना, तो वो भी तो आएगी अपने पास में। ये काइनेटिक एनर्जी दूसरी होती है, जिसको अपन किस तरह लिखते हैं, L²/2mR3। तो देखा जाए तो देखो सारी एनर्जीज का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास में ये ऊर्जा भी है, ये कैसी है, संरक्षित रहेगी। ये एक दूसरे में क्या होती रहेंगी, ट्रांसफॉर्म होती रहेंगी। ठीक है, ये जो समीकरण बताता है, ये समीकरण बताता है कि केंद्रीय बल के अंदर, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर अपने पास में जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जी होगी, वो कैसी रहेगी, कंजर्वेटिव रहेगी, संरक्षित रहेगी। क्योंकि इसमें सारे टर्म्स का सम कितना जा रहा है, टोटल एनर्जी तो आपके पास में फिर भी कितनी आ रही है, 0। टोटल एनर्जी कितनी जा रही है अपने पास में, 0। और टोटल एनर्जी किस किस का सम है, कुल ऊर्जा किस किस का सम है, गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, और साथ में है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये अपने पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये सिंपल आती है अपने पास में। तो ये जो टर्म है अपने पास में है, इसमें इतना ही था क्या, चलो ठीक है, जो भी है मैंने आपको बता दिया कि भाई अपने पास में जो एनर्जी होगी वो कैसी रहेगी, हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। यहाँ पे एनर्जी कैसी रहेगी आपके पास में, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, अब उसको उतार लो। ये लो, ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ। अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करते जाना और लिखते जाना है ना, ज़्यादा समय नहीं है। ये लो, तो ऐसे लिख लेना। इसमें जो उपरोक्त समीकरण है ये अपने पास में क्या है, ऊर्जा संरक्षित नियम को बताता है, किसके अंतर्गत, केंद्रीय बल के अंतर्गत। ठीक है, और अगर वो वाला भी लिखना है आपको, एरियल वेलोसिटी वाला, वैसे तो टाइम दिया था मैंने लिखने का, फिर भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ये रहा, ठीक है, कैप्लस का द्वितीय नियम यहाँ से प्रूव होता है कि आपके पास में जो एरिया जो बनेगा टी टाइम के अंदर, वो भी कैसा रहेगा, सारा बराबर रहेगा, समान रहेगा, डी टाइम के अंदर जितना एरिया लेगा वो। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, अपना अलग टॉपिक होगा वो एक। ठीक है, ये कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में अपन और भी इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राधे राधे।